चलिए, तो यहाँ पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत व्हाइट हाउस में और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बाइडेन के साथ मिलकर यहाँ पर संबोधन किया गया, जहाँ पर दोनों ही नेताओं ने और राज्याध्यक्षों ने अपनी गर्मजोशी के साथ एक दूसरे का स्वागत किया और कहा कि दोनों एक साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें, यहाँ पर तीसरा दिन दौरे का, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी यूएस में है और क्या आम क्या खास सभी के नाम पर यूएस में हम देख रहे हैं नमो नमो और मोदी मोदी की ही जय जयकार है। लेकिन इस पूरी मुलाकात को और आने वाले अब दिन पूरे दिन में जो इनका शेड्यूल है, जहां पर बायलैटरल मीटिंग होने वाली है, बड़ी बड़ी डील्स की बात होने वाली है, इस पूरे समीकरण को समझते हैं और एक तरह से किस तरह का संदेश हम देश और दुनिया में जाता हुआ अब देखेंगे इस मुलाकात के बाद। क्या कुछ समझ में आ रहा है दोनों लीडर्स की आत्मीयता को देखकर, गर्मजोशी को देखकर। हमारे साथ इस पूरी बातचीत में अब शामिल हो रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोडी साहब, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट। स्वागत है आपका। साथ ही सुधीर सिंह, स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारे साथ इस खास पेशकश में। सोडी साहब, आपके पास आऊंगी सबसे पहले। क्या लगा देखकर, जिस गर्मजोशी के साथ दोनों नेता मिले और जिस तरह एक साथ काम करने को लेकर दोनों ने बात कही, और मुश्किल दौर में दोनों देश खासतौर से कोविड जैसे माहौल में एक साथ उभर कर बाहर निकले हैं और कैसे एक दूसरे के साथ का संदेश और एक एग्जाम्पल, उदाहरण पूरी दुनिया के सामने रखा है। इस तरह की बातें हुई हैं जो अभी संबोधन हुआ व्हाइट हाउस में, और काफ़ी खूबसूरती से और बहुत इलेबोरेट तरीके से जो है एक सम्मान दिया गया। क्या कहेंगे आप? जय हिंद जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। जो मान सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका में मिल रहा है, ये हर भारतीय नागरिक और एनआरआई के लिए गर्व और गौरव की बात है। ये जो मोदी जी की अमेरिका यात्रा, ये अहम और ऐतिहासिक है, क्योंकि ये उस वक्त आ रही है जब पूरी दुनिया, खास करके अमेरिका, जान चुके हैं कि विश्व शांति के लिए अगर एक अड़चन है तो वो है चीन और उसकी विस्तारवादी नीतियां। आज अमेरिका को भारत की ज्यादा जरूरत है, बनस्पत भारत को अमेरिका की। अमेरिका को भारत की दो नजरिए से जरूरत है, व्यापार से और सुरक्षा से, और उसमें कोई खराबी नहीं है क्योंकि हर देश अपने राष्ट्रीय हित में काम करता है। हम भी अपने राष्ट्रीय हित में काम करते हैं। ये जो नजदीकियां अमेरिका और भारत की हो रही हैं, ये अगले 40 साल की बुनियाद को रखेंगी, जिससे कि दुनिया में शांति आएगी। मैं बस एक और मिनट लेना चाहूंगा। 8 जुलाई 2013 को विन वी पू, जो कि चीनी सरकार का अखबार है और हांगकांग से प्रकाशित होता है, उसमें एक लेख छपा था, 6 जंग जो चीन लड़ेगा अगले 50 साल में। और ये 6 की 6 जंग एशिया और हिंद प्रशांत इलाके में है। एक जंग है ताइवान के ऊपर, दूसरी जंग है 2035 में पाकिस्तान भारत पे हमला करेगा जम्मू कश्मीर के लिए, और उस वक्त चीन हमला करेगा भारत पे अरुणाचल प्रदेश के लिए। ये जो डिफेंस डील्स हुई हैं, इससे भारत की सैन्य शक्ति में बहुत इजाफा आएगा, और जो भी आगे चुनौतियां आएंगी भारत के ऊपर, भारत ऐसी डिफेंस डील के जरिए उन चुनौतियों का आराम से मुकाबला कर पाएगा। थोड़ी साहब, अब जिस तरह की स्ट्रैटेजिक डील्स की बात हो रही है, उस पर मैं चाहती हूँ हम थोड़ा सा फोकस करते हैं और ख़ासतौर से डिफेंस को लेकर जो डील्स की बात है उसकी अहमियत दर्शकों को समझाएं, थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके। और लगभग ये समझाई जा रहा है कि अब जो बातचीत होगी उसमें ये सुनिश्चित हो ही जाएगा कि इन डील्स को लेकर आने वाले वक्त में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमें इन डील्स को लेकर क्या संदेश, क्या समझना चाहिए? ये जो डील्स हैं, मैं एक एक करके इन डील्स के बारे में बताता हूं। सबसे पहले जो ये जेट इंजन की डील हुई है, ये मेरी राय में सबसे बड़ी डील है। 1947 के बाद सबसे बड़ी डिफेंस डील है। देखिए, जैसे किसी भी मनुष्य के शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट उसका दिल होता है। अगर दिल धड़कना बंद कर ले तो आदमी की मौत हो जाती है। आदमी एक हाथ या एक पैर के बगैर जी सकता है, लेकिन दिल के बगैर नहीं। उसी प्रकार ये जो जेट इंजन होते हैं, ये लड़ाकू विमान, पनडुब्बियां और युद्धपोत के ये मेन क्रिटिकल कंपोनेंट होते हैं। अब जब ये टेक्नोलॉजी हमें मिल रही है, जो डील साइन हो रखी है, इससे हमारी सैनिक शक्ति में इजाफा आएगा, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को और बूस्ट मिलेगा। दूसरा है MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन। ये दुनिया के सबसे खतरनाक और सफल ड्रोन है। ये वही ड्रोन है जो अमेरिका ने इस्तेमाल किया था कुछ समय पहले खूंखार आतंकवादी अयमन अल जवारी को अफगानिस्तान में मारने के लिए, जब वो अपने घर की बैल्कनी में चाय पी रहा था। ये जो ड्रोन है, ये ड्रोन की जो खासियत है, ये है 50,000 फीट तक ऑपरेट कर सकता है और 1200 किलोमीटर तक ऑपरेट कर सकता है। कोई भी मौसम हो, ये ऐसे तस्वीरें भेजता है जैसे हम कोई ये टीवी स्क्रीन पे कोई
चैनल देख रहे हो। तीसरी जो अहम डील हुई है भारत और अमेरिका की, वो हुई है स्पेस के ऊपर। आज की तारीख में चीन भारत से 30 साल आगे है 5 चीजों में: अर्थव्यवस्था, सैनिक शक्ति, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, साइबर वॉरफेयर और स्पेस वॉरफेयर। और ये जो डील्स हो रही हैं, हो चुकी है अमेरिका और भारत की, ये पांचों चीजों में हमारी बहुत जो इंप्रूवमेंट होगी पावर की, और हम एक जॉइंट जो टू फ्रंट वॉर है पाकिस्तान और चीन जब भी हम पे करते हैं, उसका हम आराम से सामना कर पाएंगे। तो मेरी राय में ये जो विजिट है मोदी जी की अमेरिका, ये ऐतिहासिक डील है। आने वाले 40 साल की बुनियाद ये डील बनाएगी। जो फ्यूचर है वो दो चीजों को, दो एआई को बिलोंग करता है: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अमेरिका इंडिया दोस्ती। दूसरा भी मुझे ये एंगल भी समझना है, जो मेरे ख्याल से डिप्लोमेसी के लेवल पर आप शायद समझाना चाहें। इस वक्त शायद मोदी के रुतबे की ज़रूरत जो बाइडेन को भी है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आज अमेरिका को भारत की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये जो 6 युद्ध का मैं बार-बार जिक्र कर रहा हूँ, सिर्फ मैं लेख के ऊपर नहीं कर रहा हूँ। जितनी भी टाइमलाइन्स हैं या सीमा रेखाएं हैं, सारी उस इन 6 युद्ध की तरफ जा रही हैं। और एक जो ताइवान का युद्ध जिसका मैंने जिक्र किया कुछ दिन पहले, 3 फरवरी को अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने बयान दिया कि 2027 में अमेरिका और चीन का युद्ध होगा ताइवान के ऊपर लेके। आज अमेरिका को भारत की ज्यादा जरूरत है सैनिक अगर नजरिए से बोलूं, क्योंकि चीन का जो 90% आबादी है वो उसके पूर्वी हिस्से में रहते हैं, और इस पूर्वी हिस्से को सपोर्ट करने के लिए चीन को दो इंपॉर्टेंट सप्लाई लाइंस है। एक है सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और दूसरा है समुद्री रास्ता जो कि मलक्का स्ट्रेट से लेके गल्फ ऑफ एडन तक जाता है। और भारत में इतनी शक्ति है कि ये दोनों चीन के सप्लाई लाइंस पे प्रहार कर सकता है वक्त आने पे। इसलिए हम देख रहे हैं कि चीन बार बार ऐसी टिप्पणियां कर रहा है, बौखला रहा है, क्योंकि जैसे जैसे अमेरिका और भारत की दोस्ती हो रही है उससे चीन बौखला रहा है। जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका जानता है कि जितनी वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भारत को देगा, वक्त आने पे भारत अग्रेसिव इसका इस्तेमाल करेगा, चाहे अपने आप को डिफेंस के लिए या चीन पे प्रहार करने के लिए। ये जो टेक्नोलॉजी है ये अमेरिका के इनडायरेक्टली काम आएगी, इसलिए आज अमेरिका को भारत की ज्यादा जरूरत। और साथ ही वहाँ पर जो एनआरआईज रह रहे हैं, वहाँ वोट के लिहाज से भी काफ़ी अहमियत मानी जा रही है। एक तरीके का स्विंग वोट का इम्पोर्टेंस है, जिसको लेकर बाइडेन साहब भी इस बात को समझते हैं, इस महत्व को समझते हैं, और इसीलिए भी चाहते हैं कि भारत उनके साथ, उनके खेमे में खड़ा रहे। बिल्कुल, जो इंडियंस हैं वो अमेरिकी पॉपुलेशन का 1.35% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और वो इतने शक्तिशाली हैं कि वो अमेरिका में 6% इनकम टैक्स देते हैं। यानी कि सिर्फ एक 1.35 लोग 6% इनकम टैक्स देते हैं, यानी कि वहां के जो इंडियन डायस्पोरा है वो कितना अमीर और शक्तिशाली है। और जैसा आपने सही कहा कि ये स्विंग वोट में बहुत प्रभाव पड़ता है। हमने देखा कि कोई भी जो अमेरिकी राष्ट्रपति आया है पिछले कुछ समय में, चाहे बैरक ओबामा हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, या अभी जो बाइडेन हो, सारों को भारत की जरूरत है ताकि ये जो वोट है ये वोट उनके फेवर में जाए। और मेरी राय में ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी पॉलिटिकल लीडर का जो फाइनल एम है वो इलेक्शन जीतना, और अगर जो बाइडेन ऐसा कर रहे हैं तो मेरी राय में बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मेरे साथ सुधीर सिंह साहब भी जुड़ गए हैं। और सुधीर जी, जैसा कि काफ़ी हद तक एनालिसिस विश्लेषण कर ही दिया है सोडी साहब ने, लेकिन भारत के करीब यहाँ पर जो पश्चिमी देश है वो आना चाहते हैं, ठीक है, और एक क्लियर संदेश इस मुलाकात के बाद चीन को स्पष्ट तरह से दिया जा रहा है कि यूएस जो है, अमेरिका जो है, व्यापारिक सौदों के लिए एक तरह से भारत के लिए रेड कार्पेट बिछा रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? और इस पूरी मुलाकात में अगर मैं फॉरेन डिप्लोमेसी की इम्पोर्टेंस समझना चाहूँ, वो आपके एनालिसिस के मुताबिक क्या निकल के आ रही है? देखिए, आर्थिक जो पक्ष है वो एक पक्ष है। $190 का व्यापार है जिसमें $27 हमारा बचत है। चीन के साथ जो हमारा $130 का व्यापार है उसमें तकरीबन $70 हम घाटे में हैं, $70 बिलियन, और अमेरिका के साथ $27 बिलियन हम फायदे में हैं। तो ये एक स्टेटस है। $500 बिलियन 2030 तक करने का इरादा है। ये इकोनॉमिक लेवल पर एक नई उड़ान के लिए भारत और अमेरिका तैयार हैं। चूंकि आप देखें कि भारत का जो व्यापार है इस साल वो $2 ट्रिलियन हो गया है। $770 बिलियन हमने एक्सपोर्ट किया, बाकी इंपोर्ट किया।
लेकिन जहां तक स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन की बात है तो चीन आज न सिर्फ अमेरिका के लिए, वैश्विक व्यवस्था के लिए, विश्व की शांति के लिए, यूएन चार्टर के लिए चीन एक खतरा बन गया है। ये चिंता सिर्फ अमेरिका की नहीं है, ये चिंता सिर्फ भारत की नहीं है। जो भी देश दुनिया में न्यायपरक व्यवस्था पर चलना चाहते हैं, कानून के शासन में विश्वास करते हैं, उन सबके लिए ये खतरा है। तो भारत और अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, तो भारत और अमेरिका की जिम्मेवारी बनती है कि चीन से उत्पन्न खतरे को प्रभावी ढंग से कंटेन किया जाए। और एक उद्देश्य इस यात्रा का निश्चित तौर पर यह भी है। आप ये देखिए कि कोविड हुआ, कोविड किसने किया, अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया। आप देखिए कि आतंकवादियों को चीन जो है यूएन में ब्लॉक कर रहा है डिजिग्नेट होने से इंटरनेशनल आतंकवादी। ऐसा क्यों है? क्यों पाकिस्तान से, जो कि एक डूबता हुआ शिकारा है, उस पर चीन को क्यों इतनी हमदर्दी है? तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान को चीन एक पॉन के तौर पर, मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहा है। अब लेकिन भारत और अमेरिका का जो संबंध है वो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से काफी आगे बढ़ गया है। आप ये देखिए कि 2000 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी गए थे वाशिंगटन डीसी, उन्होंने कहा वी आर नेचुरल एलाइज, और आज ये साबित हो गया 23 वर्ष बाद कि कितने नेचुरल एलाइज भारत और अमेरिका हैं। और देखिए सरकारें बदल रही हैं अमेरिका में, भारत में भी सरकारें बदलती रही हैं पिछले 20 साल में, लेकिन संबंध प्रगाढ़ होता रहा है। ये हमें याद दिलाता है हमारे महान कूटनीतिक कौटिल्य का, जिन्होंने अर्थशास्त्र में कहा है कि विदेश नीति जो है वो राष्ट्रीय हित पर, नेशनल इंटरेस्ट पर चलता है। और आज भारत और अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट है कि वो आपस में सहयोग करें, ना सिर्फ अपने हितों के लिए बल्कि वैश्विक शांति के लिए, वैश्विक व्यवस्था के लिए और वैश्विक कानून की पालना के लिए भी। एक समीकरण सुधीर जी हमें ये समझना है, देखिए अमेरिका को रूस और चीन के जुझारूपन का मुकाबला करना है, ठीक है, इसीलिए भारत का वोट उनके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन भारत का जो हमेशा से स्टैंड रहा है, जो एक न्यूट्रल स्टैंड रहा है, क्या बाइडेन साहब से नज़दीकी जो फिलहाल दिखाई दे रही है, इस स्टैंड में कोई तब्दीली ला सकती है, या आपको लगता है कि ये उस तरह का कोई संदेश नहीं है कि हमने जो अपना न्यूट्रल स्टैंड पहले रखा था, अगर वो हम रशिया और यूक्रेन के मामले में कहें, या जो चीन के खिलाफ स्टैंड रहता है या कंसर्न्स रहते हैं भारत के, उनमें किसी तरह का बदलाव हम आते हुए देखेंगे? ऐसा कोई संदेश नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। भारत अच्छा, को कभी भी गुटनिरपेक्ष नहीं होना चाहिए। भारत को जहां उसका हित सधे उस पक्ष का साथ देना चाहिए। आप देखिए कि रूस के साथ हम प्रतिदिन 13 लाख बैरल आज तेल खरीद रहे हैं। 2% रूस के साथ गत वित्तीय वर्ष में हम तेल टोटल अपना एनर्जी का खरीदते थे, आज हम 20-25% खरीद रहे हैं। $45 बिलियन का ट्रेड हो गया रशिया के साथ हमारा, उसमें तेल एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आपको संज्ञान में होगा कि $50 बिलियन पर सिर्फ हम तेल खरीद रहे हैं, जबकि दुनिया में के बाजार में तेल $80 बिलियन के आसपास है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो रूस को हमने कोई साइडलाइन नहीं किया है। रूस के लिए भी जरूरी है कि चीन बहुत नहीं बढ़ जाए, क्योंकि रूस को भी चीन से खतरा है। इसको आप लॉन्गर टर्म्स में खरीद देखिए। और जहां तक यूक्रेन युद्ध की बात है, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के सामने ही कहा था कि ये युद्ध का वक्त नहीं है, शांति से चीजों का निपटारा होना चाहिए। जहां तक भारत के विदेश नीति का बात है, तो भारत एक बिल्कुल स्वतंत्र देश है और भारत अमेरिका के अलायंस में शामिल नहीं हो रहा है। भारत नाटो प्लस में नहीं जा रहा है, लेकिन अमेरिका के साथ भारत के हित सधते हैं। लार्जर पैमाने पर, इकोनॉमिक सेंस में, स्ट्रेटेजिक पैमाने पर 45 लाख भारतवंशी अमेरिका में रहते हैं। सिलिकॉन वैली की रीढ़ है की हड्डी है भारतवंशी, अमेरिका के मेडिकल सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है भारतवंशी। उनका भी देखभाल करना, उनके हितों की सुरक्षा करना भी भारत का कर्तव्य है, और वहां से निवेश लाना भी एक कर्तव्य है। आप देखिए कि सारा खेल निवेश का है। चीन में बहुत सारे निवेश किए हुए वैश्विक कंपनियों ने, वैश्विक कंपनियां करीब 5000 हैं, जिसको आप मल्टीनेशनल के तौर पर जानते हैं, और उनका हेडक्वार्टर अमेरिका लेड यूरोप में है। तो वो अब शिफ्टिंग चाइना से करना धीरे धीरे चाह रही है। तो इंडिया एक उनका नेचुरल डेस्टिनेशन है। आप देखिए कि जो एप्पल फोन बनाने वाली कंपनी है, वो धीरे धीरे इंडिया की तरफ शिफ्ट कर रही है, 25% कर गई। टेस्ला के चीफ का, मस्क साहब का बयान देख लीजिए। इस तरह से अगर आप एक बढ़िया
रेड कारपेट, रेड टेप फ्री सिस्टम इकोनॉमी में देते हैं जहां की बाधाएं ना हो, तो निश्चित तौर पर भारत में तो प्रतिवर्ष 300-400 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट होगा। हमारे युवा बहुत हैं, 53% लोग जो है वो 40 साल से नीचे, तो हमारे पास क्षमताएं बहुत हैं। और ये सारी चीज के लिए अमेरिका के साथ हमारा रिश्ता प्रगाढ़ होना चाहिए। वो प्रगाढ़ होता जा रहा है। आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक अनोखे राजनेता है जो दूसरी बार अमेरिकन संसद को संबोधित करने जा रहे हैं आज। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। योग को आप देखिए कि पूरे दुनिया में एक अंतर्राष्ट्रीय पर्व के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मान्यता मिली है और 180 देशों के लोगों ने शिरकत की कल न्यूयॉर्क में योग दिवस के अवसर पर। ये सारे भारतवंशियों का मस्तक ऊंचा कर देता है गर्व से। ये सॉफ्ट पावर है हमारा, लेकिन इकोनॉमिक पावर में, स्ट्रेटेजिक पावर में अमेरिका के हित और भारत के हित आज समान है। इसलिए हम दोनों को सहयोग करना है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो। लेकिन चर्चा में हमें आगे समझना होगा कि किस तरह से अब यूएस जो है यहाँ भारत की सहायता कर सकता है चीन के मामले में निपटने से, और साथ ही वो 75 डेमोक्रेटिक सेनेटर्स और मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने मोदी के खिलाफ लिखा है बाइडेन साहब को, उनका जो कहना है उस पर भी हम करेंगे मंथन और विश्लेषण। लेकिन ये सब कुछ होगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए, स्वागत है एक बार फिर से आपका स्वदेश में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, और यहाँ पर हमने देखा कि व्हाइट हाउस में संबोधन जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी का, और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सुधीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही जो है सोडी साहब जो कि इस पूरी मुलाकात का कर रहे हैं विश्लेषण और बता रहे हैं कि भारत के हित में क्या कुछ निकल कर आ सकता है। तो सोडी साहब, अब सवाल यहाँ पर यह है कि डील्स को अगर हम छोड़ दें और अगर हम मैसेजेस और संदेश को छोड़ दें, तो यूएस अब किस तरह के रिश्ते भारत के साथ स्थापित कर सकता है जो कि चीन को संभालने में भारत की सहायता आने वाले वक्त में कर सकता है? कविता जी, अमेरिका जानता है कि अगर चीन के विस्तारवाद को रोकना है तो सिर्फ और सिर्फ एक देश है, वो है भारत। और तभी 2016 से अमेरिका का झुकाव भारत की तरफ आ रहा है। 1947 में जब भारत आजाद और पाकिस्तान एक नया राष्ट्र बन के उभरा, तब दोनों देशों में पैसा नहीं था, और अगर था भी तो ना के बराबर का था। 1953 में पाकिस्तान ने भारत से इच्छा जताई कि वो कश्मीर मसले को सुलझाना चाहते हैं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे हमारे, वो मोहम्मद अली बोगरा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के साथ एक मुलाकात भी की। लेकिन तब अमेरिका ने वो बात होने नहीं दी, और उसके बाद दबा के पैसा दिया अगले कुछ दशकों में, और हमारे यहाँ पे काफी तनाव बना रहा जो आज तक है पाकिस्तान और भारत के बीच में। लेकिन वक्त के साथ, परिस्थितियों के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते होते हैं वो बदलते हैं। आज अमेरिका जान चुका है कि उसका पाकिस्तान कोई उसके लिए कोई यूज नहीं है, और अगर कोई देश उसकी मदद कर सकता है चाहे सुरक्षा में चाहे व्यापार में, तो वो भारत है। तो मेरी राय में अगले 30-40 साल ये अमेरिका और भारत की दोस्ती और गहरी रहेगी और मजबूत रहेगी। पर फिलहाल ये जो द्वीपक्षीय वार्ता है, इसके एक्सक्लूसिव विजुअल्स आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और ये व्हाइट हाउस में अब दोनों ही जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं, और जिस पल का हम सबको इंतज़ार था, और आने वाले कुछ समय में हम देखेंगे कि एक संबोधन भी दिया जाएगा और राष्ट्र के नाम संदेश भी दिया जाएगा दोनों ही राजनेताओं के ज़रिए। लेकिन फ़िलहाल ये बातचीत के एक्सक्लूसिव विजुअल्स। चलिए सोडी साहब, मैं आपके पास फिर से आना चाहूंगी। आप कह रहे थे, एक बार वापस दोहराइए। देखिए कविता जी, ऐसे है कि अमेरिका जान चुका है कि चीन के विस्तारवाद को रोकने में सिर्फ भारत ही मदद कर सकता है, और इसलिए 2016 से अमेरिका का झुकाव भारत की तरफ हो रहा है। 2007 में तब के जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे ने क्वाड का एक ये फॉर्मुलेशन की बात कही थी, और 2016 में फ्री एंड ओपन इंडियो पैसिफिक पॉलिसी पहली बार प्रस्तावित हुई थी, और जो 2019 में अमेरिका ने एक ऑफिशियल पॉलिसी के तहत भी निकाली। तब से लेके आज तक अमेरिका भारत की हर पॉसिबल अंतर्राष्ट्रीय फोरम में सराहना भी करता रहा है, जो जो उसे मदद मिलती रही है वो भी करता रहा है।
मैं यहाँ पे एक और बात कहूंगा, हालांकि भारत और अमेरिका की दोस्तियां नजदीकियां बढ़ रही हैं, लेकिन भारत एक चीज अच्छी तरह जानता है कि कल अगर भारत पे युद्ध हुआ तो कोई देश हमारी मदद नहीं करेगा, हमें अपना युद्ध खुद लड़ना पड़ेगा। और इसलिए भारत, चाहे रूस के साथ दोस्ती हो, अमेरिका के साथ दोस्ती हो, सबके साथ भारत की अच्छी दोस्ती है, लेकिन भारत जानता है कि जो भी ये दोस्ती है, ये चाहे व्यापार के नजरिए से, सुरक्षा के नजरिए से, लेकिन फाइनली जब हम पे कोई चीज, कोई प्रहार आएगा तो भारत अपनी सैनिक शक्ति का ही इस्तेमाल करेगा, कोई देश हमारी मदद नहीं करेगा। ये नजदीकियां बढ़ती रहेंगी, लेकिन भारत इस चीज से पूरी तरह ये अवेयर है कि आने वाले वक्त में हमेशा की तरह भारत अकेला ही खड़ा होगा। जैसे कि यूक्रेन भी अकेला खड़ा है, कल ताइवान पे युद्ध होगा, ताइवान भी अकेला खड़ा होगा। बिल्कुल, ये तो बात सही है कि भारत पूर्णतः अगर आत्मनिर्भर रहे तो उनके लिए बढ़िया है। अब सुधीर साहब, थोड़ा-सा हम इसको रशिया के एंगल से भी समझना चाहेंगे। चीन को तो किस तरह का संदेश मिल रहा है, किस तरह के कड़े तेवर यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे, वो हमने समझ लिए। लेकिन अब रशिया के लिए कोई खास हाइलाइट और ऑब्जर्वेशन जो इस मुलाकात से एक टेक अवे के तौर पर उभर सकता है? रसिया के साथ हमारा बहुत पुराना संबंध है। 1971 में हमने उनके साथ एक बहुत बड़ी ट्रीटी साइन करी थी, जो द्विपक्षीय युद्ध होने पर साथ देने की बात हुई। वैसी कोई परिस्थिति आई नहीं संजोग से, लेकिन रसिया हमारे डिफेंस हार्डवेयर का एक प्रोमिनेंट सप्लायर है। तेल भी यूक्रेन वॉर के बाद बहुत दे रहा है। लेकिन रसिया और चाइना के बीच का संबंध हाल के वर्षों में बड़ी तेजी से बढ़ा है, और यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में ये बात सही है कि रसिया आज चाइना पर कुछ हद तक आश्रित हो गया है। लेकिन ये बात मैं अंडरलाइन कर दूं कि रसिया और चाइना का राष्ट्रहित एक नहीं है, क्योंकि जो साइबेरिया का रीजन है, जिसको फार ईस्ट रसिया कहते हैं, वो बहुत बड़ा है, भारत के साइज का है, उस पर चीन की नजर है। युद्ध भी हो चुका है इनका बहुत पहले, आज भी विवाद है, लेकिन एक सहमति है कि भाई अभी कोई हम झंझट नहीं करेंगे। तो कल के डेट में रसिया बहुत कमजोर होता है तो रूस फिर, चाइना उसमें फिर घुसने की कोशिश करेगा। ये बात जो है रसिया के तमाम स्ट्रेटेजिक थिंकर कहते रहे। अब जब रूस देख रहा है कि भारत का अमेरिका के साथ संबंध अच्छा होता जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के वॉशिंगटन दौरे से जो एक मैसेज है, वो मैसेज ये है कि भारत अमेरिका का संबंध प्रगाढ़ होता जा रहा है और वो एक अनवरत प्रक्रिया है। तो इससे रूस को थोड़ी सी तकलीफ होनी लाजमी है, लेकिन रूस ये जानता है कि भारत ने भी उसको साथ दिया है। आप देखिए कि तमाम पश्चिमी देशों को कहने के बावजूद भारत ने यूक्रेन मामले पर खुलकर रूस की आलोचना नहीं करी, सैंक्शन नहीं लगाए, और तेल भी ले रहा है और तमाम तरह से सहयोग रूस के साथ कर रहा है। ये बात रूस को अच्छे से पता है, राष्ट्रपति पुतिन इन चीजों को की बारीकियों को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो रूस पर जो आज आप कल से देखिए कि जितने हमारे अंग्रेजी के अखबार इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि रूस कहीं नाराज ना हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि पुतिन साहब बहुत समझदार व्यक्ति हैं। वो जानते हैं कि हर देश की विदेश नीति का दूसरे देश के संदर्भ में भी अपना एक महत्व है, और अमेरिका और भारत के संबंध जो है वो कहीं भी रूस और भारत के संबंध के साथ नहीं टकराते हैं। जो संबंध हो रहा है, बरगाड़ हो रहा है अमेरिका के साथ, उसका चीन के संदर्भ में रूस को देखना चाहिए। एशिया में जो इंडो पैसिफिक में जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, उसके संदर्भ में देखना चाहिए। और मुझे लगता है कि रूस के निर्णय निर्माता इन बातों को अच्छी तरह से समझते हैं। सर, डील्स के बारे में बात करेंगे। हालांकि डिफेंस डील पर और बाकी जो मुख्य डील्स है उस पर थोड़ी सा आपने समझाइश दी है, तो डिफेंस, बिजनेस, टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजिक डील्स पर यहाँ पर मुहर लगने वाली है, जो कि इस पूरे इवेंट का काफ़ी अहम मुद्दा है और एक माइलस्टोन डिफेंस में और भारत को डिफेंस के मामले में जो है आत्मनिर्भर बनाने को लेकर इस डील को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब ये जो रोड मैप है प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का, इससे ये प्रमुख परिणाम डिफेंस डील का और ख़ासतौर से यहाँ पर GEHL में जो करार हुआ है और अब स्वदेश में जो है बनेगा फाइटर प्लेन का इंजन, सोडी साहब भी शुरुआत में इसका जिक्र कर चुके हैं, और जो फाइटर जेट इंजन के लिए जो करार हुआ है, GE भारत में F414 इंजन बनाएगी और HAL के साथ मिलकर जो है वो ये इंजन बनेगा। केवल इसके बारे में अगर मैं समझना चाहूँ तो ये कितनी हिस्टोरिक डील हो सकती है, सुधीर साहब? देखिए, इस पर सोधी साहब हमारे आर्मी के इतने बड़े अधिकारी रहे हैं,
उनका आपने बात की उस भी बारे मानना में जी। रहेगा कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी रूस के साथ हमारा है, लेकिन ये भी हमको समझना चाहिए कि रूस की टेक्नोलॉजी जो है वो काफी माने अल्प विकसित है, आज के संदर्भ में समीचीन नहीं है, आप आउटडेटेड टाइप का है। अमेरिका की टेक्नोलॉजी काफी अद्यतन है, अपडेटेड है, लेकिन अमेरिका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में से कौन सी टेक्नोलॉजी दे रहा है ये इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि अमेरिका नंबर 1 तो शायद नहीं देगा, नंबर 2 भी देता है तो ये एक बड़ी चीज होगी, खास करके रक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा के क्षेत्र में भी ये घोषणा किया है कि आत्मनिर्भर भारत होगा। आप देखिए 16,000 करोड़ रुपया का जो 2022-23 का वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर है, इसमें हमने रक्षा के उत्पादों का निर्यात किया और यह लक्ष्य 30,000 करोड़ रुपए का 2025 तक का है और आगे का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इस संदर्भ में खास करके जो चाइना का एक थ्रेट भारत पर है, और तो उस संदर्भ में जो अमेरिका के साथ हम ज्वाइंट प्रोडक्शन करेंगे रक्षा सामग्री का, खास करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से, तो निश्चित तौर पर भारत की जो एक रणनीतिक स्थिति है, साज सामान जो मिलिट्री के लिए होते हैं उसमें भारत मजबूत होगा, क्योंकि जितना अपडेटेड हमारा इक्विपमेंट होगा उतने अचूक तरह से हम वॉर लड़ सकते हैं। और मैं एक संदर्भ में और भी एक बात कह दूं कि यूक्रेन पर जो रूस ने हमला किया, इस तरह का हमला ताइवान पर भी चाइना सोच रहा था, लेकिन जिस तरह से रसिया फंस गई है यूक्रेन में, 15 लाख की सेना 2 लाख की यूक्रेनी सेना से निपट नहीं पा रही है, 17-18 महीने हो गए, अभी भी रसिया फंसा हुआ है वहां, 50,000 उसके जवान मारे गए, तो कहीं ना कहीं जो चाइनीज सरकार है वो सहम गई है। आप देखिए कि रसिया की आर्मी बहुत पावरफुल आर्मी मानी जाती है, जमीन पर लड़ी है। चीन की आर्मी तो ऐसे ही आर्मी है, वो तो मोबाइल चलाने वाली आर्मी है, जमीन पर लड़ाई तो उन्होंने किया ही नहीं है। गलवान में हमने देखा हमारे जवानों ने किस तरह से उनके छक्के छुड़ाए। तो निश्चित तौर पर, लेकिन एक चीज हम यहाँ पर इंगित करें, जनरल साहब भी उस पर अपना ध्यान दें तो उचित होगा कि अगर इसके बावजूद चाइना ताइवान पर हमला करता है और अमेरिका ताइवान के पक्ष में लड़ता है जैसा उसकी सहमति है, भारत को भी तिब्बत का फ्रंट खोलना चाहिए। और मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर यह भारत के लिए अंतिम ऐतिहासिक अवसर होगा। इसके बाद इतिहास हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। और मीडिया के लोगों से मेरी अपील है कि भारत चीन सीमा जो कहते हैं उसको थोड़ा सुधार लें, भारत तिब्बत सीमा बताएं, यह बहुत जरूरी है। मीडिया के लोगों ने भी मान लिया है कि भारत और चीन सीमा, ये 3500 किलोमीटर जो लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो LAC है, जो 1914 के शिमला समझौते के बाद खींची गई थी, ये तिब्बत और भारत के बीच है, चीन और भारत के बीच नहीं है। ये दिलचस्प बात आपकी। मैं चाहती हूँ सोडी साहब भी अपनी प्रतिक्रिया इस पर दें। आप इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं सोडी साहब? सुधीर जी ने बिल्कुल सही और सटीक कहा है। 1949 में जब चीन का गृह युद्ध खत्म हुआ, तब उनके लीडर माओ जेडोंग ने एक स्टेटमेंट दी जिसमें उसने कहा कि हथेली और 5 उंगलियां, यानी पाम एंड 5 फिंगर्स, पाम का मतलब था उनका तिब्बत और 5 उंगलियां थी लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल और भूटान। और माओ जेडोंग ने कहा कि चीन को हर मुमकिन कोशिश करनी है पाम और 5 उंगलियों को वापस लेने के लिए। इसका नतीजा ये हुआ कि 2 साल बाद 1951 में चीन ने तिब्बत पे हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। ये जो हम जिनजियांग प्रोविंस सुनते हैं, ये ईस्ट तुर्कमेनिस्तान माना जाता था, उस पे भी चीन ने अवैध कब्जा किया। अगर चीन का 1949 से पहले हम मैप देखें तो चीन एक बहुत छोटा देश था, लेकिन उसने तिब्बत पे और उसने ये ईस्ट तुर्कमेनिस्तान पे कब्जा करके उसने अपने आप को बहुत बड़ा कर लिया। भारत से एक भूल हुई कि भारत ने तिब्बत को रिकॉग्नाइज कर दिया। अब ये वक्त आ चुका है कि भारत को तिब्बत को डी रिकॉग्नाइज करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और चीन 2 ऐसे देश हैं जिन पे भारत कभी भरोसा नहीं कर सकता। जब जब हमने भरोसा किया इन दोनों देशों पे, इन दोनों देशों ने भारत की पीठ पे छुरा घोंपा है। अब वक्त आ चुका है तिब्बत को डी रिकॉग्नाइज करने का, वक्त आ चुका है बलूचिस्तान को रिकॉग्नाइज करने का पाकिस्तान में। जब तक हम ऐसे कठोर और कठिन संदेश नहीं भेजेंगे, इन दोनों देशों को बात समझ में नहीं आएगी। जो डिफेंस डील का हिस्सा है, अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन भारत को जो ट्रांसफर किया जाएगा, इसकी अहमियत और खासियत जरा बताइए।
कविता जी, ये जो MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन है, ये दुनिया का सबसे आधुनिक और खतरनाक ड्रोन है। ये वही ड्रोन है जो कुछ समय पहले अमेरिका ने इस्तेमाल किया था खूंखार आतंकवादी अयमन अल जवारी को काबुल अफगानिस्तान में मारने के लिए, जब वो अपने घर की बालकनी में चाय पी रहा था। इस ड्रोन की खासियत ये है कि ये अधिकतम 50,000 फीट तक ऑपरेट कर सकता है और 1600 किलोमीटर तक ऑपरेट कर सकता है। ये -45 डिग्री से +55 डिग्री पे ऑपरेट कर सकता है, और चाहे बारिश हो, ठंड हो, बर्फ हो, इसके कैमराज इतने सोफिस्टिकेटेड हैं कि ये इतनी क्लैरिटी की पिक्चर्स भेज सकता है अपने पीछे जो भी सैनिक उसको मैन करें, जैसे हम टीवी पे कोई भी चैनल देखते हैं। और क्योंकि ये इतना आधुनिक और खतरनाक ड्रोन है, इसमें मिसाइल्स भी लैस हो सकते हैं, और ये रिकॉनेसेंस, सर्वेलेंस और दुश्मन को मारने के लिए भी काम आ सकता है। तो ऐसे 31 ड्रोन हमें मिलेंगे, 15 नौसेना के लिए और 16 थल सेना और वायुसेना में डिवाइड होंगे। और ये जो ड्रोन मैंने आपको बताया, अ, इसकी खासियत एक और ये है कि ये इजीली डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं रडार से। हालांकि अफगानिस्तान को पता था कि अयमन अल जवारी को अमेरिका हर कोशिश कर रहा है मारने की, लेकिन ये ड्रोन दूरी से उसने अपने हाई रेजोल्यूशन कैमरा से उसको पहचाना और उसके बाद मिसाइल दागी और उसको वहीं पे मार दिया। तो ये ड्रोन आने से भारत की सैनिक शक्ति में बहुत इजाफा होगा। ये मेरी राय में ये बहुत अच्छी डील है भारत के। और जो चीज़ ये जो शक्तिशाली स्ट्राइकर वाहन को भारत के साथ मिलाकर बनाने का ऑफर दिया है, बख्तरबंद वाहन को, ये हमारे लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी और कितना बड़ा स्टेप यूएस के साथ? कविता जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जब मैदान में लड़ाई होती है, खासकर प्लेन्स के इलाके में, जैसे राजस्थान हो, पंजाब हो, वहां पे ये जो टैंक्स होते हैं, ये बख्तरबंद गाड़ियां जो होती हैं, जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में यूज होती हैं, ये बहुत काम आती हैं, क्योंकि ये हमारे जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, ये हमारे इन्फेंट्री के जवानों को आगे लेके जा सकती हैं कम टाइम फ्रेम में। टैंक्स का तो सबको पता है कि उनमें इतनी फायर पावर होती है। तो ये बख्तरबंद गाड़ियां बनने से हमारी आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और सफल होगी। और हम ये जब अपनी मेड इन इंडिया बख्तरबंद गाड़ियां बनाएंगे स्ट्राइकर जो असिस्टेंस के साथ, इससे हमारी जो मैकेनाइज्ड कॉलम्स हैं, इसमें बहुत इजाफा आएगा। मैं एक और यहाँ टिप्पणी करना चाहूंगा कि जब दिसंबर 1991 में मैं कमीशन होकर एज एन ऑफिसर इंडियन आर्मी में गया, मैंने अपनी रेजिमेंट में देखा जितने हथियार थे सारे विदेशी थे, और मेरे दिल में एक बात आती थी कि हम अपने देश के बने हुए हथियार क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं। 9 साल पहले जब मोदी जी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का उन्होंने नारा दिया, और वो इतना सफल हुआ कि भारत जहां 9 साल पहले आर्म्स इंपोर्ट करता था, आज हम दुनिया में 23वें नंबर है जो आर्म्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो भी देश हथियार बनाता है, अपने लिए एक्सपोर्ट करता है, उससे उसमें एक शक्ति आती है, दुनिया में उसकी रिकग्निशन होती है। अमेरिका की जितनी डिफेंस कंपनियां हैं, वो अमेरिका जीडीपी में 3.3% कंट्रीब्यूट करती हैं। तो ये जो डिफेंस में हम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की सफलता देख रहे हैं, ये हमारी सुरक्षा के लिहाज से भी और हमारी अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी इसमें बहुत अच्छा है, और आने वाले समय में इसमें और इजाफा होगा। सुधीर जी, डोभाल और सुलिवन की जो अब गहरी होती हुई दोस्ती है, इसे आप कैसे पढ़ते हैं? देखिए, जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मिलते हैं भारत और अमेरिका जैसे देशों की, तो वो बातें मूल तौर पर होती हैं। अब उसको इम्प्लीमेंट करने की बात महत्वपूर्ण होती है ज्यादा, और उसमें सुलिवन साहब और डोभाल साहब का एक अहम रोल है, चूंकि ये एक एनएसए हैं दोनों, अपने अपने देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो जिस तरह से देशों की जरूरतें हैं और जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति में डिस्कशन होता है, वो डिस्कशन को जमीन पर लाना, उन जो भी एक सहमति बनी है उसको लागू करना, वहां इनका रोल बहुत अहम है। और ये नजदीकी जो बढ़ती जा रही है सुलिवन साहब की डोभाल साहब के साथ, ये एक पॉजिटिव चीज है। और अभी आपके संज्ञान में शायद होगा कि कुछ ही हफ्ते पहले सुलिवन साहब दिल्ली आए थे, प्रधानमंत्री मोदी से भी मिले थे, और डोभाल साहब से तो उनकी एक्सटेंसिव डिस्कशन हुई थी इन तमाम चीजों पर। जब ऊपर सहमति बनती है तो नीचे के अधिकारियों में भी सहमति बनती है। और डोभाल साहब हमारे एनएसए हैं, सुलिवन साहब अमेरिका के एनएसए हैं। निश्चित तौर पर दोनों के बीच काफी संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं। कल मैं अमेरिका के अखबार पढ़ रहा था, तो अमेरिका के प्रमुख अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और जो उनके तमाम अखबार हैं, वो सब इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि
हमारा और इंडिया का जो रिलेशन है वो विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए, और ये अभी और आगे जाना है। इसकी जो लंबाई है वो अभी पूरी नहीं हमने ट्रेवल किया है, इसको और लंबा ले जाना है। क्योंकि जो विश्व व्यवस्था बननी है वो अराजक ना हो, इस दोनों की जिम्मेवारी है। और जो न्यायपरक विश्व व्यवस्था जिसको हम जस्टिस बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर कहते हैं, और लॉ को इंटरनेशनल लॉ की मानना होनी चाहिए, पालना होनी चाहिए, ये चीज भी दोनों अमेरिका और भारत के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। दोनों यूएन के महत्वपूर्ण देश हैं, यूएन की स्थापना से लेके उसके कार्यक्रमों में शामिल रहे। तो यूएन के आदर्शों को, उनके उद्देश्यों को भी लागू करना इन दोनों देशों का एक नैतिक जिम्मेवारी है। और निश्चित तौर पर भारत अमेरिका के बीच बढ़ते जो संबंध है उससे यूएन का जो इकबाल है, जो रीट है, वो और मजबूत होगा। लेकिन अब आने वाले वक्त में हमें, जैसे तो शुरुआत में आपने कहा सुधीर जी कि कूटनीति की ज़रूरत वहीं है जहां पर भारत को अपना फ़ायदा दिखाई दे और भारत एक मजबूत पोजीशन पे हो, पायदान पर हो। लेकिन अब इस मुलाकात के बाद आने वाले डेवलपमेंट्स में हमें क्या उम्मीदें रखने चाहिए, न सिर्फ यूएस के साथ बल्कि दुनिया के तमाम देशों के साथ? किस तरह की डेवलपमेंट्स की हमें सूची रेडी रखनी चाहिए और किन किन बातों को ट्रैक करना चाहिए? देखिए, 2200 साल पहले कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, और अर्थशास्त्र में कौटिल्य कहता है कि कोषा यानी ट्रेजरी जो है वो चाबी है किसी भी देश की ताकत का। तो आर्थिक संबंध जो है वो बहुत मजबूत है और महत्वपूर्ण भी है भारत के लिए, क्योंकि भारत एक उभरता हुआ राष्ट्र है। भारत के पास जनबल बहुत ज्यादा है, लेकिन आर्थिक तौर पर हम बड़े कमजोर हैं। आपके संज्ञान में हो कि 1991 में जब नरसिंह राव ने ग्लोबलाइजेशन अपनाया था तो भारत का जो ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट था दोनों मिला के $30 बिलियन था। आज $2 ट्रिलियन का हमारा ट्रेड है। हम $4.25 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गए हैं, 5वीं इकोनॉमी हो गए हैं। 2030 तक हम तीसरी इकोनॉमी हो जाएंगे। 2027 तक तीसरा दुनिया का एनर्जी कंज्यूमर हम हो जाएंगे। तो ये तमाम जो एक्सटेंसिव डेवलपमेंट भारत का हो रहा है, ये इसको कंटिन्यूटी में रखना ये एक महत्वपूर्ण चीज है, और उसके लिए अमेरिका के सहयोग की जरूरत है। और आज आप देखिए, अमेरिका को जितनी भारत को अमेरिका की जरूरत है उससे ज्यादा अमेरिका को भारत की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका में लोग कम है, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कम है। तो अमेरिका में काफी स्किल्ड लोग चाहिए, और भारत के पास अंग्रेजी बोलने वाले लाखों लोग हैं और तमाम तरह के टेक्निक से ट्रेंड लाखों लोग हैं जो अमेरिका में उस तरह के काम कर सकते हैं। आप देखिए कि 1991 में 15-17 लाख भारतवंशी अमेरिका में रहते थे, आज ये 45 लाख की संख्या पहुंच गई है, और 2030 तक ये जो है करोड़ के आसपास हो जाएगी अगले 10 साल में। तो ये एक बड़ा प्रोमिनेंट फैक्टर के तौर पर काम कर रहा है। बात सिर्फ भारत अमेरिका का नहीं है, पूरे वैश्विक व्यवस्था का है, क्योंकि भारत और अमेरिका वैश्विक आधार पर अपने संबंध को भी मजबूत कर रहे हैं। वैश्विक आदर्शों में, न्यायपरक विश्व व्यवस्था में, जस्टिस बेस्ड लॉ, इंटरनेशनल लॉ में भी उनका विश्वास है। और ये चीज जो है भारत और अमेरिका के संबंधों के रीढ़ की हड्डी है। आप देखिए कि राष्ट्रपति बाइडेन ने कल ही चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को तानाशाह कहा, डिक्टेटर कहा। चीन ने प्रतिक्रिया दी, और चीन तो सांस रोक करके प्रधानमंत्री मोदी के वॉशिंगटन दौरे को देख रहा है, बहुत ही एक जेलस भावना से देख रहा है, क्योंकि चीन नहीं चाहेगा कि अमेरिका के पास भारत करीब आए। लेकिन चीन कहां कहां अपना संबंध रखता है, हमसे तो पूछ के नहीं रखता है, तो हम भी किसके साथ क्या संबंध रखें ये हमारा अपना निर्णय है। तो भारत अमेरिका का संबंध निश्चित तौर पर वैश्विक व्यवस्था के लिए एक अच्छी पहल है, और भारत के आर्थिक, सामरिक, सांस्कृतिक इन तीनों विकास के लिए भी एक मील का पत्थर होने जा रहा है। बिल्कुल। तो जो भी ये मुलाकातें हो रही हैं और बैठकें हो रही हैं, रक्षा क्षेत्र में भारत का दबदबा, आत्मनिर्भरता और तकनीकी परिवर्तन की ओर ये सब इशारा जो है होता हुआ दिखाई दे रहा है। सोडी साहब, आखिर में आपके लास्ट कमेंट्स। कविता जी, जो आगे आने वाला समय है वो 2 AI पे निर्भर रहेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अमेरिका इंडिया की दोस्ती। और ये जो दोस्ती है अमेरिका और भारत की, ये अगले 40 साल की बुनियाद बनाएगी दुनिया में शांति लाने के लिए।
चलिए, तो यहाँ पर नज़र रहेगी आने वाले वक्त में जो संबोधन होगा देश के नाम, और उसमें एक बार फिर से देखना होगा कि दोनों ही राजनेता क्या क्या बातें कहते हैं। लेकिन फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, इस खास पेशकश में आपने शिरकत की और पूरे मुद्दे पर हमसे बातचीत की। इसी के साथ स्वदेश आर्मी मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन इस ऐतिहासिक मुलाकात और ऐतिहासिक डील्स साइन होने की तमाम अपडेट्स लगातार आपको हमारे चैनल पर मिल रही है, तो आप बने रहिए 18 स्वदेश के साथ। नमस्कार।